दोस्तों, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान चाइना की यात्रा पर जाते हैं। दोनों मुल्कों के बीच में ढेरों द्विपक्षीय समझौते होते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं। बांग्लादेश को लगता है कि बस अब वो सब कुछ फतेह कर चुका है। एक खास डील ने दोस्तों भारत और अमेरिका तक की रातों की नींद इस वक्त उड़ा दी, और वो थी तीस्ता नदी प्रोजेक्ट। दोस्तों, चाइना ने इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी पूरी आर्थिक और तकनीकी कैपेसिटी के साथ में बांग्लादेश की मदद करने का वादा किया है, और यहीं से इस पूरे क्षेत्र का पावर एक नया मोड़ ले लेता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक नदी के पानी को लेकर के दोनों देशों और पूरी दुनिया के अंदर इतनी हलचल क्यों मची है। तो दोस्तों, असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या ड्रैगन पानी के बहाने भारत की सबसे कमजोर नस यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को दबोचने की तैयारी कर चुका है, और भारत के पास में ऐसा कौन सा जियोपॉलिटिकल रिमोट कंट्रोल मौजूद है जिसे दबाते ही चाइना का ये सारा का सारा गेम मिनटों के अंदर चौपट हो सकता है। अगर भारत चाहे तो कैसे इस पूरे अरबों खरबों के खेल को एक ही झटके के अंदर पलट सकता है। यानी कि तारिक रहमान जो कुछ चाइना में जाकर के वहां उसकी गोद में जाकर के बैठ के जो डील्स करके आए हैं, वो एक झटके में एक ही मिनट के अंदर भारत पूरा का पूरा पलट सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश, और आज हम इस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, कूटनीतिक चालों और वोटर डिप्लोमेसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, ताकि आप समझ सकें कि इस पर्दे के पीछे असल में क्या खेल चल रहा है। तो दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बीजिंग यात्रा को कूटनीतिक और रक्षा हलकों के अंदर बहुत ही गहराई से एनालाइज किया जा रहा है। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद से बांग्लादेश के अंदर जो नई सत्ता आई है, उसका सीधा और स्पष्ट झुकाव चाइना की तरफ दिख रहा है। चाइना ने बड़ी ही चालाकी के साथ में तीस्ता प्रोजेक्ट के अंदर अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने का सीधा दांव चल दिया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत 100 किलोमीटर से ज्यादा नदी की ड्रेजिंग यानी कि तल की सफाई की जाएगी। हर साल आने वाली भयानक बाढ़ को रोकने के लिए बड़े और मजबूत तटबंध बनाए जाएंगे। मौसम के हिसाब से अतिरिक्त पानी जमा करने के लिए अंदरूनी जलाशयों का एक विशाल नेटवर्क तैयार किया जाएगा, और किसानों के लिए आधुनिक सिंचाई की नहरें बनाई जाएंगी। कागजों को ऊपर देखने में दोस्तों ये बहुत ही शानदार इकोनॉमिक कॉरिडोर और डेवलपमेंट का काम लगता है, लेकिन जो बात सामने दिख रही है, असली खेल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, चाइना कभी भी बिना किसी छिपे हुए एजेंडे के इतना भारी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। उसका असली मकसद बांग्लादेश के विकास की आड़ में भारत के एकदम करीब पहुंचना है। तीस्ता नदी का जो इलाका बांग्लादेश में पड़ता है, वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं, महज 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है जो भारत के मुख्य हिस्से को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है। दोस्तों, भारतीय डिफेंस इकोसिस्टम और इंटेलिजेंस एजेंसीज इस बात को लेकर के बेहद सतर्क हैं कि चाइना इस नदी प्रबंधन के बहाने अपनी मिलिट्री, जासूसों या सर्विलांस एजेंसियों को इस बेहद संवेदनशील इलाके के ठीक नीचे स्टैब्लिश कर सकता है। अगर कल को कोई युद्ध की स्थिति बनती है तो चाइना इस इलाके के अंदर भारत की सप्लाई लाइन को काटने की साजिश रच सकता है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक थ्रेट है। लेकिन दोस्तों, क्या भारत इससे बेबस है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ढाका जो खतरनाक चाल चल रहा है, उसे पूरी तरह समझने के लिए हमें नदी के भूगोल और पावर बैलेंस को देखना पड़ेगा। दोस्तों, तीस्ता नदी कोई साधारण जलधारा नहीं है। ये हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से निकलती है, सिक्किम की गहरी घाटियों और वेस्ट बंगाल के मैदानी इलाकों से बहती हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है। दोस्तों, दशकों से भारत के गजलडोबा बैराज और नदी के ऊपरी हिस्से में बने पन बिजली प्रोजेक्ट्स ने इस नदी के बहाव को बड़ी सख्ती और समझदारी से कंट्रोल किया है। दोस्तों, कूटनीति की भाषा में कहें तो भारत एक अपर रिपेरियन स्टेट है, यानी कि नदी के उद्गम और बहाव के ऊपरी हिस्से पर हमारा सीधा और संप्रभु कंट्रोल है। टेक्निकल नजरिए से देखें तो चाइना की भारी भरकम मशीनरी और इंजीनियरिंग कुशलता से बांग्लादेश अपने हिस्से के पानी का थोड़ा बेहतर इस्तेमाल तो कर सकेगा, लेकिन पानी की कुल मात्रा नहीं बढ़ाई जा सकती है।
दोस्तों मान लीजिए चाइना ने दुनिया के सबसे बेहतरीन जलाशय और नहरें बना भी दी, लेकिन अगर भारत ने सर्दियों के सूखे महीनों के अंदर पानी का बहाव ऊपर से ही रोक दिया या फिर अपने हिस्से का इस्तेमाल बढ़ा दिया, तो डाउन स्ट्रीम के अंदर बने उन चीनी जलाशयों के अंदर सिर्फ धूल उड़ने लगेगी। उनकी असली उपयोगिता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, किसी भी अंतरराष्ट्रीय नदी के ऊपर बना कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक उसके अंदर ऊपरी पड़ोसी देश यानी कि भारत का औपचारिक रूप से सहयोग ना हो। चाइना की इंजीनियरिंग चाहे जितनी भी एडवांस हो, वो अपनी मशीनों से पानी पैदा नहीं कर सकती हैं। भारत के लिए नदी के निचले हिस्से के किनारे चाइना की मौजूदगी का खतरा ही शायद वो सबसे बड़ी वजह बन सकता है जिससे न्यू दिल्ली बांग्लादेश पर दबाव बना करके रुकी हुई जल बंटवारे की बातचीत को अपने पक्ष में मोड़ ले। दोस्तों, आखिरकार ढाका की पानी की जो निर्भरता है वो संरचनात्मक और भौगोलिक है। चाइना सिर्फ ढांचा बना सकता है, लेकिन उस ढांचे के अंदर जान फूंकने वाला पानी भारत के ही गजलडोबा बैराज से होकर के जाएगा और यही वो प्रेशर पॉइंट है जो तारिक रहमान की सरकार को बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, तीस्ता तो सिर्फ एक झांकी है। असली भूचाल तो गंगा नदी के पानी को लेकर के आने वाला है। भारत और बांग्लादेश के बीच में 30 साल पुराना ऐतिहासिक गंगा जल समझौता जो 1996 के अंदर हुआ था, वो इसी साल दिसंबर 2026 के अंदर खत्म होने वाला है। इस समय दोनों देशों के बीच में इसके नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल को लेकर के कोई भी ठोस सहमति नहीं बन पाई है। इस समझौते का इतिहास बहुत गहरा और बहुत ज्यादा पेचीदा है। 1974 के अंदर जब इंदिरा मुजीब समझौता हुआ था, तब भारत को सूखे के मौसम यानी कि 1 जनवरी से 31 मई के बीच में 11,000 से 16,000 क्यूसेक पानी निकालने की अनुमति थी, जबकि बांग्लादेश को उस टाइम 40,000 से लेकर के 45,500 क्यूसेक पानी मिला करता था। इसके बाद में दोस्तों 1977 के अंदर जियाउर रहमान की सरकार के वक्त एक नया 5 साल का एग्रीमेंट हुआ। उसके अंदर भारत को 20,000 क्यूसेक पानी लेने की सहमति मिल गई और बांग्लादेश के लिए 35,000 क्यूसेक पानी डिसाइड किया गया। दोस्तों, उस दौर में न्यूनतम प्रवाह की एक गारंटी भी दी गई थी, लेकिन फिर एक लंबा अंतराल आया जब दोनों देशों के बीच में कोई आधिकारिक समझौता नहीं हुआ और तनाव बढ़ता गया। आखिरकार दोस्तों 1996 के अंदर शेख हसीना की अवामी लीग के कार्यकाल के दौरान ये 30 साल की लंबी संधि साइन की गई। इस संधि का गणित बहुत ही साफ और मैथमेटिकल था। इसमें तय किया गया कि वेस्ट बंगाल के फरक्का बैराज के अंदर पानी का बहाव अगर 75,000 क्यूसेक से ज़्यादा होगा तो भारत उसमें से 40,000 क्यूसेक पानी ले लेगा और बाकी बचा हुआ सारा का सारा पानी बांग्लादेश को दे दिया जाएगा। अगर पानी का बहाव 70,000 से 75,000 के बीच में होगा तो बांग्लादेश को फिक्स 35,000 क्यूसेक पानी मिलेगा और बचा हुआ पानी भारत को चला जाएगा। और अगर किसी भी तरह से बहाव 70,000 क्यूसेक से भी नीचे चला गया तो दोनों देश 50-50% पानी को बांट लेंगे। लेकिन इस 1996 वाले समझौते के अंदर सबसे बड़ी और खतरनाक कमी यह थी कि इसमें बांग्लादेश के लिए कम से कम पानी के बहाव की कोई कानूनी गारंटी देने वाली शर्त शामिल ही नहीं थी। दोस्तों, बांग्लादेश के जाने माने अर्थशास्त्री और रणनीतिक एक्सपर्ट नजरुल इस्लाम ने हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री तारिक रहमान को बहुत ही सख्त चेतावनी दी है। नजरुल ने साफ शब्दों में कहा है कि दिसंबर 2026 के अंदर खत्म हो रहे इस गंगा जल समझौते को रिन्यू कराना ढाका की पहली और सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि चाइना के साथ में तीस्ता पर राजनीति करनी। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प और चिंताजनक बात भी कही। उनके मुताबिक बांग्लादेश को भारत के साथ में इस मुद्दे पर कॉमर्शियल नज़रिए से बात करने से बिल्कुल बचना चाहिए। अगर ढाका ने इसे एक बिजनेस मॉडल या बिजनेस डील की तरह ट्रीट किया तो भारत सीधा तर्क दे सकता है कि उसे अपने अलग अलग व्यावहारिक, औद्योगिक और एग्रीकल्चर उपयोग के लिए गंगा के पानी की सख्त ज़रूरत है और ऐसे में बांग्लादेश के लिए कोई पानी बचेगा ही नहीं। भारत भौगोलिक रूप से ऊपरी एरियाज के अंदर बैठा हुआ है और फरक्का के कंट्रोल रूम की चाबियां हमारे भारत के पास में हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों के ऊपर भारत के बनाए गए कई बांध और बैराजों की वजह से भी
फरक्का के अंदर गंगा का बहाव पिछले कुछ सालों के अंदर धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे में अगर दिसंबर 2026 का ये नया एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ तो बांग्लादेश के व्यापक राष्ट्रीय जल सुरक्षा पर एक भयंकर कानूनी अनिश्चितता के बादल मंडराने लग जाएंगे। दोस्तों, बांग्लादेश का पूरा दक्षिण पश्चिमी इलाका अपनी खेती, पीने के पानी और इकोनॉमी के लिए सीधे तौर पर गंगा रिवर पर ही डिपेंड करता है। अगर सूखे मौसम के अंदर पानी का बहाव एक खतरनाक लेवल से नीचे चला गया तो वहां भयंकर सूखा पड़ेगा, समुद्र का खारा पानी नदियों में घुसपैठ कर जाएगा और उसका पूरा एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम और सप्लाई चेन पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। इसी बीच दोस्तों, बांग्लादेश की नई सरकार ने जोश में आकर के एक ऐसा कदम उठा लिया जिसे उनके ही एक्सपर्ट्स खुला सुसाइड यानी कि आत्मघाती कदम बता रहे हैं। तारिक रहमान की सरकार ने हाल ही के अंदर पद्मा नदी, जो असल में गंगा नदी का ही बांग्लादेशी नाम है, उस पर एक विशाल बैराज परियोजना को अपनी मंजूरी दे डाली है। ढाका इस मेगा प्रोजेक्ट को एक संप्रभु कार्यक्रम के रूप में पेश कर रहा है ताकि वो दुनिया और अपने नागरिकों को दिखा सके कि उनके पास में पूरी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और वो भारत पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट नजरुल इस्लाम ने तारिक रहमान को बिल्कुल चेताया है कि पद्मा बैराज प्रोजेक्ट उनके लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक भूल साबित होगा। अगर बांग्लादेश खुद अपनी सीमा के अंदर एक विशाल बैराज बना लेता है तो नई दिल्ली के सामने उनकी सारी दलीलें और विक्टिम कार्ड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके बाद किसी भी बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल के लिए भारत से फरक्का बैराज को हटाने या सूखे के मौसम में न्यूनतम पानी के बहाव को सुनिश्चित करने की कोई भी मांग रखना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। भारत टेबल के ऊपर सीधा कह देगा कि अब आपने अपने इलाके के अंदर अपनी जल सुरक्षा के लिए अरबों डॉलर का बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया है, तो अब आपको हमसे एक्स्ट्रा पानी या रियायत मांगने की क्या जरूरत है। इसी डर से बांग्लादेशी एक्सपर्ट्स ने उम्मीद जताई है कि तारिक रहमान सरकार अपनी इस पद्मा बैराज परियोजना पर तुरंत प्रभाव से पुनर्विचार करेगी और इसे रोक देगी। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि इस पूरे ग्लोबल ऑर्डर और पावर प्ले के अंदर भारत का अगला स्टेप क्या होना चाहिए और न्यू दिल्ली क्या रणनीति अपना रही है। तो दोस्तों, भारत के पास में पानी के रूप में एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक लेवरेज मौजूद है। अगर ढाका लगातार चाइना को अपने यहां घुसपैठ करने देगा और भारत की सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज करेगा तो भारत के पास में रुकी हुई जल बंटवारे की बातचीत को ठंडे बस्ते में डालने का पूरा कूटनीतिक और कानूनी अधिकार है। ऐसे में बांग्लादेश को भारत के भीतर सहानुभूति और कूटनीतिक समर्थन हासिल करने की सख्त जरूरत है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नई दिल्ली को मनाने के लिए बांग्लादेश को बहुत बड़ा और ठोस ऑफर करना पड़ेगा। दोस्तों, ये ऑफर क्या हो सकता है? इसमें सबसे प्रमुख है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के तेजी से विकास के लिए बांग्लादेश के रास्ते निर्बाध ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट की सुविधा देना और भारत को बिना किसी रोक टोक के बांग्लादेश के समुद्री बंदरगाहों का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल करने का मौका देना। जब तक बांग्लादेश भारत के सप्लाई चेन और आर्थिक हितों को सीधा फायदा नहीं पहुंचाएगा, तब तक भारत गंगा जल समझौते के ऊपर कोई उदार रुख नहीं अपनाने वाला है। कूटनीति के अंदर फ्री लंच जैसा कुछ नहीं होता है। बांग्लादेश आज एक बहुत ही खतरनाक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ चाइना का सस्ता और लुभावना कर्ज है जो तीस्ता नदी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बहाने उनकी जमीन पर कब्जा जमाना चाहता है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर नजर रखना चाहता है। दूसरी तरफ भारत है जिसके पास में उनके अस्तित्व को बचाए रखने वाले पानी का कंट्रोल है। अगर तारिक रहमान की सरकार ने चाइना के इशारों पर नाचते हुए भारत के हितों को कुचलने की कोशिश की तो भारत का एक छोटा सा कूटनीतिक फैसला बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी को प्यासा मार सकता है। दोस्तों, ये पूरा मामला सिर्फ दो नदियों के पानी के बंटवारे का नहीं है, बल्कि ये दक्षिण एशिया के भविष्य के शक्ति संतुलन का एक बहुत बड़ा अध्याय है। दोस्तों, इस पूरे जियोपॉलिटिकल ड्रामे पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को दिसंबर 2026 में खत्म हो रहे गंगा जल समझौते का इस्तेमाल बांग्लादेश पर दबाव बनाने और चीनी घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने के लिए एक बड़े हथियार के रूप में करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार दोस्तों।